भारत का संविधान। देखिए, आज का वीडियो भारत के संविधान के ऊपर है और ये भारत के संविधान का पहला भाग होगा। तो अगर मैं आप लोगों से जितनी भी बातें इसमें बताऊंगा, बस आप उसको सुनते रहिए तो आपका संविधान कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा होता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है, यानी जनता के द्वारा शासन किया जाता है। आपने एक बहुत पहले वाक्य सुना होगा, जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि यह किसके द्वारा कहा गया है। चलिए, तो भारत के संविधान का इतिहास जो है, यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है और उनके दायित्वों का सीमांकन करता है। सीमांकन यानी जो भी कार्य कर रहा है आप उसे आंक सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। यही होता है संवैधानिक राज्यों का सबसे मजबूत अंग, कि आपके राज्य में जो भी काम चल रहा है उसको करने वाला आप में से ही कोई ही होगा। उनके पास यानी पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनिमयन रहता है। इस प्रकार किसी भी देश के संविधान को उसकी ऐसी आधार या विधि कानून कहा जा सकता है जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। जैसे हमारे संविधान का निर्माण मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया है। तो उन्हीं के आदर्श, उन्हीं के सपनों का आज भी संविधान के तहत पर जो भी उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं के संविधान बनाए हुए चीज़ों का, मूल्यों का आदर करते हुए अपने भारत को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ और अपने लंबे इतिहास में पहली बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा निर्मित भारत का संविधान के पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम और चार्टर पारित किए गए थे जिनके आधार पर भारत का संविधान बना। तो चलिए आज उन सारे अधिनियम और चार्टर एक्टों को पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मान के चलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आने के बाद भारत में लोकतंत्र एक राज्य बनने की इच्छा और प्रबल हुई। क्यों हुई, तो चलिए देखते हैं। इससे बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया। यानी बंगाल में जो शासन चल रहा था वो गवर्नर जनरल तो चलाएंगे ही, साथ में उनके साथ 4 सदस्यीय परिषद भी रहेगा। इस परिषद में निर्णय बहुमत के द्वारा लिए जाने की व्यवस्था की गई। अभी भी जो भी आपके उच्च पद पर नेता होते हैं वो निर्णय बहुमत के द्वारा ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि राजाओं की तरह, पुराने ज़माने की तरह कोई चीज़ लागू कर दिया गया और वह मान्य होगा। तो इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हास्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवरिंग मानसन, बरवेल और पिफलिप फ्रांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ये जो 4 सदस्य मैंने नाम लिए हैं थोड़े कठिन हैं, आप लोग रट लीजिएगा। तो इनको 4 सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था। जैसे कि आज के जितने भी मंत्री होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यानी कि आप मान के चलिए भारत में गणतंत्र का शुरुआत सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हो गया था। अब इसी में एक निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन लोगों को हटाया जा सकता था। अगर ये 5 वर्ष से पहले किसी को हटाने के लिए कोई इच्छा जाहिर करता तो उसके लिए निदेशक बोर्ड की सिफारिश जरूरी थी।
इनके कुछ मुख्य कार्य थे, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसका कुछ मुख्य बातें हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कि मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, यानी बंगाल अब मुख्य रूप से इन तीनों को चलाएगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हास्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वे लोग सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल और जो 4 सदस्यीय समिति के लोग थे। अब आप ये समझिए कि पहला गवर्नर जनरल था वारेन हास्टिंग और पहला गवर्नर जो बंगाल का था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव वही था जिसके साथ नवाब सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के द्वारा भारत में अंग्रेजों का स्वामित्व बढ़ा था। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है सपरिषद गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि ये जो गवर्नर जनरल और उनके जो सपरिषद के सदस्य थे ये लोग मिलकर भारत के लिए कोई कानून बना सकते थे, लेकिन इसे लागू करने से पूर्व निदेशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। ऐसा नहीं था कि कोई भी कानून आप बना दिए और उसे तुरंत लागू कर दिए, लेकिन सब थे तो ब्रिटिश के ही लोग, वो लोग अपने पक्ष में ही कानून बनाते थे। चलिए आगे है कि इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 3 न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को भारत का पहला ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किसको? सर एलिजा इम्पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर एलिजा इम्पे को भारत का उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल, सेना तथा धाक्रामक मामलों का व्यापार अधिकार दिया गया। और न्यायालय को यह भी अधिकार दिया गया कि वह अपने कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे हुए व्यक्ति के मामले में भी सुनवाई कर सकता था। और अगर इस न्यायालय से जो भी निर्णय निकला उससे कोई अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वह इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में जाकर अपील कर सकता था। संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष का कर दिया गया। इसमें जो संचालक मंडल थे उनका कार्यकाल 4 वर्ष का कर दिया गया और जो 500 पाउंड उन्हें दिया जाता था उसके स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों का संचालन चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तो मान के चलिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये भारतीय संविधान का शुरुआत था। चलिए आगे देखते हैं। 1781 का संशोधित अधिनियम। देखिए इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए एक विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। यानी कि अगर किसी ने सरकारी अधिकारी की हैसियत से कुछ भी किया है तो उस पे अब कोई भी विरुद्ध उसके कार्यवाही नहीं कर सकता है। कौन? न्यायालय। तो अगला बात है इसमें कि कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक और धाक्रामक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया, क्योंकि उस समय जितने भी कानून ऐसे बनाए जाते थे जो ब्रिटिश के ही पक्ष में होते थे, तो धीरे धीरे भारतीयों में विद्रोह का भावना उत्पन्न होने लगा था। तो ये उत्पन्न भावना और ज़्यादा भयानक रूप ना ले ले, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए उन लोगों ने ऐसा नियम बनाया 1781 के संशोधन अधिनियम के द्वारा कि भारतीयों के जो धार्मिक रीति रिवाज और जितने भी सामाजिक रीति रिवाज हैं उनका भी सम्मान किया जाए। और इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के भी नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब हुआ था? तो 1781। बस, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 जिसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम को कंपनी द्वारा आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने तथा भारत में कंपनी की गिरती साख को बचाने के उद्देश्य से पारित किया गया। यानी कंपनी की कुछ
व्यवस्था ऐसी हो गई जिसकी वजह से कंपनी के जो दाम थे, जो उनकी प्रॉफिट थी, वो गिरने लगी। तो उसको बचाने के लिए पिट्स इंडिया अधिनियम लाया गया, जो 1784 में यानी 1784 में लाया गया। भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। 3 करने का कई उद्देश्य हो सकता है उन लोगों ने इसलिए किया हो कि 4 लोगों में और मतभेद हो रहा था, तो कम से कम लोग होंगे तो निर्णय लेने में और आसानी होगी। इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतों आदि के अधीक्षक की शक्ति प्रदान की गई। कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश किया गया। यानी इस अधिनियम के आने के बाद जो भारत में कई ऐसे जगह थे जिसको वो भारत में रह रहे उस समय के राजाओं के नाम से संबोधित करते थे, उन लोगों ने अब ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहना शुरू कर दिया। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व कंपनी के संचालकों की भी स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया। यानी कंपनी और ब्रिटिश दोनों मिलके एक हो गए और पूरी तरह से भारत के जितने भी ऐसे राजा थे जो अपनी साम्राज्य को अपने ढंग से चला रहे थे, उन पर हमला करना शुरू कर दिया गया। इंग्लैंड के 6 आयुक्तों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दे दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। इसके सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का अर्धमंत्री, दूसरा विदेश सचिव तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रीवी काउंसिल के सदस्य चुने जाते थे। ये प्रीवी काउंसिल वही है जहां पर जब कोई भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता था, तो उसके विरुद्ध इसी प्रीवी काउंसिल में आप आवाज़ उठा सकते थे। ये था तो इन्हीं का, कोर्ट भी इन्हीं का, प्रीवी काउंसिल भी इन्हीं का। चलिए खैर, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी के भारत सरकार के नाम, आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये अधिकार दे दिया गया कि आप भारत सरकार के कोई भी आदेश निर्देश हों उसे आप स्वीकार करिए या फिर अस्वीकार करिए। मतलब ये कहा जाने लगा साफ कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया है, जो जितने भी ब्रिटिश शासन है या कंपनी है वो कोई भी अगर नया नियम लागू करेगी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भी इन्हीं के सदस्य थे। अगला इसमें टॉपिक है कि प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटकर 3 कर दी गई। प्रांतीय शासन को केंद्रीय आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक कर दिया गया, अर्थात बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी जो बम्बई और मद्रास में इनके गवर्नर थे, अब वो जो गवर्नर जनरल, मुख्य गवर्नर जनरल कलकत्ता के थे या बंगाल के थे, जो भी, उन्हीं के आदेशों का पालन करेंगे। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय थोड़ा भ्रष्टाचार भी बढ़ गया और उपहार लेने के नाम पर कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बड़ी से बड़ी ज़मीन, बड़े से बड़े राजाओं के महल ले लिया करते थे। था ज़बरदस्ती का ही मामला, लेकिन उपहार नाम दे दिया जाता था। तो ब्रिटिश के कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद आई, क्योंकि ब्रिटिश के लोगों का मानना था कि जो भी हो वो पूरे देश यानी पूरे ब्रिटिश देश के हित में हो, किसी व्यक्ति विशेष का फ़ायदा ना हो। तो इसलिए उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेजी अधिकारियों के मामलों में सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि अब इंग्लैंड में एक कोर्ट बना, जो भारत में जितने भी उच्च अधिकारी थे अगर उनके द्वारा कुछ गलत होता है तो उसकी सुनवाई इंग्लैंड में की जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है 1793 का राजपत्र अधिनियम। कंपनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए यह चार्टर पारित किया गया था। इस चार्टर की विशेषताएं इस प्रकार थीं। देखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था और विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला इसी 1793 के अधिनियम के द्वारा रखी गई थी। और गवर्नर जनरल तथा गवर्नर के जो परिषद सदस्य थे उनको
उनकी योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल के परिषद सदस्य वही लोग हो सकते थे जो 12 वर्षों तक भारत में रहे हो। और नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाने लगा था। चलिए अगला देखते हैं। 1813 का राजपत्र। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी के शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसके विशेषताएं इस प्रकार थीं कि देखिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। यानी कि देखिए कंपनी का जो भारतीय व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया। अब ये जो भारतीय थे उसके साथ वो कहीं पर भी अधिकार से व्यापार कर सकते थे। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। लोगों का मानना था कि जब लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनेंगे तो ब्रिटिश का और समर्थन करेंगे। यानी उस समय के ब्रिटिश सरकार ने अपने धर्म के प्रचार करना शुरू किया। कब से? 1813 के चार्टर अधिनियम से। भारत में शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। यानी लोगों को शिक्षित करने का भी शुरुआत हुआ। कुछ अच्छी चीज़ें भी थीं। अब शिक्षित करने का मतलब वे अपना भाषा सिखाना चाहते थे। भारत में कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों का राजस्व पर नियंत्रण को अधिकार दे दिया गया। ये तो हर बार 20-20 सालों में बढ़ाया जाता रहेगा। और नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी किया गया। जो नियंत्रक बोर्ड थी उसकी शक्ति का विस्तार किया गया कि अब वो कहाँ कहाँ तक अपना नियंत्रण कर सकती है। तो फिलहाल 1813 के चार्टर्ड एक्ट में मुख्य विशेषता यही थी कि धर्म का प्रचार शुरू किया गया, अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया गया। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला है 1833 का राजपत्र। आप ये देख रहे होंगे कि अब हर 20-20 साल पे राजपत्र आ रहे हैं। यानी पहले आया था 1800, इससे पहले 13 आया था, 13 से 20 साल बाद 33, और 1813 से पहले आया था 1793। यानी 20-20 साल के बाद मुख्य रूप से ये अधिनियम कंपनी के 20 साल का जो बॉन्ड होता था उसको बढ़ाने के लिए आ रहे थे और साथ में कुछ इसमें सुधार भी किए जा रहे थे। तो 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके लिए भी बहुत कहानियाँ हैं जो आप भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल आप 1833 का जो चार्टर्ड अधिनियम था उसकी विशेषताएं देखिए। हुआ क्या, कंपनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार एकाधिकार को भी समाप्त करके उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी देखिए, अभी तक सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, वो था पहला रॉबर्ट क्लाइव। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना वारेन हास्टिंग। अब बंगाल का गवर्नर जनरल हटके वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया और पहला भारत का गवर्नर जनरल जो बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सन 1833 के राजपत्र अधिनियम के साथ ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया और भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक तथा असैनिक शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानूनों के अधिनियम की संज्ञा भी दी गई। विधि के संहिताकरण के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यानी जो विधि जितने भी कानून थे उनका जो संहिता करना था उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके पीछे भी कई आंदोलन हुए, लोगों का कई विरोध का सामना करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को और फिर दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। फलस्वरूप 1843 में भारत में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा हुई।
इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी में किसी पद से और उसके किसी भी नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। सपरिषद गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मद्रास, बम्बई के परिषदों के कानून बनाने का अधिकार जो था पर्सनली वो समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीयकरण का प्रारंभ हुआ, जिसका सबसे प्रबल प्रमाण विधियों के संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था कि भारत में एक केंद्र का शासन शुरू हो गया, जिसके मुख्य थे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और एक आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। चलिए अगला देखते हैं। तो 1833 के बाद 1853 का राजपत्र फिर से आया 20 साल बाद। अब इसमें क्या हुआ है कि 1853 का राजपत्र भारतीय शासन ब्रिटिश कालीन के इतिहास का अंतिम चार्टर्ड एक्ट था। यह अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित थी। इसकी विशेषताएं इस प्रकार थीं। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्यों को परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, क्योंकि अब जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो इसी में फिर से बंगाल के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों में पृथक करने की व्यवस्था की गई। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। अब इसी में देखिए प्रतियोगी परीक्षा का व्यवस्था शुरू किया गया। कब से? सन 1853 के एक्ट से। और सबसे आखिरी इसमें पॉइंट है कि भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। चलिए अगला देखते हैं। के बाद चार्टर्ड एक्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और अगला हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।